वेलकम टू डेली फैक्ट्स मॉडर्न हिस्ट्री क्लास सेकंड, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं अराइवल ऑफ यूरोपियंस की कि यूरोपियंस जो है वो भारत में किस तरह से आए और उनका हम सीक्वेंस वाइज जो है उनको कवर करेंगे। हमारी ये कोशिश रहेगी कि यूरोपियंस का अराइवल जो कि पुर्तगालियों के साथ शुरू होता है प्लस जो लास्ट फ्रेंच, उन्हें पूरा सीक्वेंस वाइज कवर करें। और ये टारगेट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारी ये क्लास जो है वो पुलिस, पटवारी, अलाइड सर्विसेज और ये सिर्फ हिमाचल के एग्जाम्स नहीं, अदर स्टेट्स के एग्जाम्स लाइक उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा, इन सभी के अलाइड सर्विसेज के एग्जाम्स एज वेल एज जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस के साथ कि यूरोपियंस जो है वो भारत में किस तरह से आए और ये सीक्वेंस है उनके अराइवल का, जिस तरह से वो भारत में आते हैं। तो सबसे पहले पुर्तगालीज, उसके बाद डच, फिर इंग्लिश, फिर डेन्स और फिर फ्रेंच यानी कि आपका फ्रांस। ठीक है, और इससे पहले कि हम इनके अराइवल पर जाए, हम बात करते हैं कि यूरोप के साथ जो है वो भारत की कनेक्टिविटी वो किस तरह से थी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि हम मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि यूरोपियंस के आने से पहले भी यूरोप जो है वो भारत से कनेक्टेड था और ये कनेक्शन जो है वो लैंड रूट के थ्रू था, जिसको कंट्रोल किया था मुस्लिम ट्रेडर्स ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मुस्लिम ट्रेडर्स जो है फॉर बहुत सारे जो आपके जो पोर्ट्स हैं इटली के, टर्की के जो पोर्ट्स हैं उन पर इनका कब्जा था। तो यूरोपियंस ने कोशिश करी शुरुआत में कि इस रीजन में ईस्ट वाली साइड पर एक्सपेंशन किया जाए, बट जो यहाँ पर मुस्लिम डोमिनियन थे उनका बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड था यहाँ पे मुस्लिम रूलर्स का, जिसकी वजह से ये ईस्ट में एक्सपैंड नहीं कर पाए। ठीक है, यहाँ पर बहुत दो इंपॉर्टेंट फोर्टींथ यानी कि फोर्टींथ फिफ्टींथ सेंचुरी में यहाँ पर दो स्टेट्स यानी कि दो नेशंस जो हैं यूरोप में वो राइज करते हैं। उसमें एक तो पुर्तगाल होता है आपका और दूसरा स्पेन। ठीक है, ये दोनों ही कोशिश करते हैं किसी तरह ईस्ट में जो है वो आया जाए, ईस्ट के साथ जो है संपर्क बनाया जाए और कोशिश करते हैं कि कैसे भी कर कर जो है वो ट्रेड रूट जो है वो एक न्यू ट्रेड रूट की खोज की जाए। ठीक है, तो यूरोपियंस के अराइवल के रीजंस, सबसे पहले हम देखते हैं कि रीजंस एनॉर्मस वेल्थ की, जो भारत की जो वेल्थ थी, हम जानते हैं कि भारत को एक सोने की चिड़िया कहा गया है। ठीक है, वो सोने की चिड़िया की वेल्थ जो थी वो भारत में यूरोपियंस को अट्रैक्ट करती है, पहला रीजन। दूसरा, जो स्पाइसेस, भारत के जो स्पाइसेस थे, ये पूरा का पूरा जो रीजन है, ये वाला रीजन, इसको स्पाइस आइलैंड कहा जाता था। ठीक है, स्पाइस आइलैंड, ठीक है, यहाँ के जो स्पाइसेस थे वो यूरोप में एज अ मेडिसिन काम करते थे, तो इसलिए भी जो है इन स्पाइसेस को जो है वो इन स्पाइसेस की डिमांड जो है वो यूरोप में बहुत ज्यादा थी। जो थर्ड रीजन, फोर्थ रीजन, यहाँ पे थर्ड रीजन जो है वो ये है कि शिप बिल्डिंग और नेविगेशन। 15th सेंचुरी में जो यूरोप में वो शिप बिल्डिंग और नेविगेशन इन दोनों की शुरुआत हो चुकी थी, जिसकी वजह से समुद्री मार्ग से जो है वो भारत तक पहुंचना कहीं तक पॉसिबल दिखाई दे रहा था। उसके बाद जो नेक्स्ट रीजन है वो है स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी अपने रिलीजन को वो स्प्रेड करना चाहते थे। उसके बाद नेक्स्ट रीजन है आपका जो है वो अंपायर एक्सपेंशन ऑफ कॉलोनिज्म। हम देखते हैं मध्यकालीन भारत में कि जो कॉलोनीज थी, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट यूरोपियन कॉलोनीज जो है वो पूरे वर्ल्ड वाइड थी। ठीक है, और यूरोप के जो बड़े बड़े देश थे उन्होंने जो है अपनी डिफरेंट डिफरेंट कॉलोनीज बना रखी थी। इवन प्रेजेंट टाइम में भी, आज के टाइम में भी इंडियन ओशियन में बहुत सारी टेरिटरीज ऐसी हैं, बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड ऐसे हैं जो फॉरेन कॉलोनीज हैं, फ्रेंच की या फिर आपकी इंग्लिश की। ठीक है, और ट्रेड कंडीशंस, मॉनसून जो था एक, भारत के लिए मॉनसून एक वरदान था, जिसमें मॉनसून में हम जानते हैं कि दो तरह की मॉनसून विंड्स जो है वो भारत में आती है। एक वो जो समुद्र से लैंड की तरफ आती है, ठीक है, जिसको हम साउथ वेस्ट मॉनसून कहते हैं, और फिर उसके बाद रीग्रेटिंग मॉनसून, जब मॉनसून वापिस होती है, ठीक है, तो वो लैंड टू सी। तो इसकी वजह से जो है वो ट्रेड यानी कि जब जहाज जो है वो साउथ वेस्ट मॉनसून के साथ आते थे और वापसी में जहाज जो है वो
शिप जो है, बड़े बड़े शिप, वो मॉनसून के साथ वापस चले जाते थे। तो ट्रेड रूट जो था, ट्रेड करना इजी हो जाता था कोस्टल ट्रेड के साथ। और साथ में ही जो भारत का जो कोस्टल रीजन है, ठीक है, गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल, ये अराउंड 7500 किलोमीटर है, ठीक है। ये भी भारत के लिए जो है कि एक वैल्यूएबल फैक्ट था, ठीक है, कि भाई सेलिएंट फीचर में भी हम इसको कवर कर सकते हैं कि भारत जो है वो ट्रेड करने के लिए भी जो है कि वो इजी जो है वो इजीली, हमें बड़े बड़े फोर्ट्स जो है वो यहाँ पर, पोर्ट्स जो है वो इजीली अवेलेबल होते थे। अभी शुरुआत करते हैं कि किस तरह से जो है वो अराइवल हुआ यूरोपियंस का भारत में। तो ये एक केप ऑफ गुड होप है, ठीक है, केप ऑफ गुड होप, जिसकी हम बात करेंगे। प्लस साथ में ये रूट है जो पुर्तगालियों ने डिस्कवर किया, ठीक है, और इस तरह से जो है इस रूट के थ्रू वो भारत में पहुंचे, और इसके बाद सारे यूरोपियंस जो है वो इसी रूट के थ्रू जो है वो भारत में आए, ठीक है। अभी दो नेशंस की बात करेंगे हम, स्पेन और पुर्तगाल। मैंने आपको बताया कि ठीक है, दोनों ने जो क्या किया, वो सी रूट का ऑप्शन लिया डिस्कवर करने के लिए इंडिया को, ईस्ट, मतलब उनका मेन टारगेट इंडिया था, ठीक है, कि किसी भी तरह भारत में पहुंचा जाए। तो इन दोनों नेशंस में एक ट्रीटी साइन होती है जिसको तो ट्रीटी ऑफ तोरदालिस बोलते हैं। ये ट्रीटी आपकी 1494 में साइन हुई है, जिसके तहत इन्होंने जो सी है उसको एक इमेजिनरी लाइन में डिवाइड कर दिया, जिसका मतलब है कि जो ईस्ट वाला रीजन है वो आपका पुर्तगाल के पास होगा, और जो वेस्ट वाला जो सी का पार्ट है वो आपका स्पेन के पास होगा, ठीक है। वेस्ट और ईस्ट में इन्होंने जो है कि वो सी को डिवाइड कर दिया। और इसके साथ ही जो स्पेन से क्रिस्टोफर कोलंबस जो है ये अमेरिका की डिस्कवरी करते हैं, और इनकी डेथ तक मतलब ये सोचते हैं कि ये इन्होंने इंडिया को ही खोजा है, जिसको हम आज वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं तो अराइवल ऑफ पुर्तगीज, ठीक है, 1505 से लेकर 1961 इनका फेज है। और जो सबसे पहले जो भारत पहुंचने वाले जो पुर्तगाली थे वो थे वास्को डी गामा, ठीक है। वास्को डी गामा 1498 में जो है वो भारत पहुंचते हैं, ठीक है। और किस रास्ते के थ्रू पहुंचते हैं, केप ऑफ गुड होप, जिसको डिस्कवर किया जाता है बारतोलो लोमो मियो, ठीक है, इसने डिस्कवर किया है, दयास, ठीक है, इसने डिस्कवर किया है। प्लस जो है ये पर्सनालिटी जो है वो साउथ अफ्रीका पहुंचता है 1487। इसके बाद ये अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ से भारत पहुंचा जा सकता है। अभी वास्को डी गामा जब भारत पहुंचते हैं, ठीक है, तो उन्हें जो भारत पहुंचाने में जो सबसे मतलब इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो करता है अबुल माजिद। ये गुजराती पोइट था, ठीक है। और जब वास्को डी गामा भारत पहुंचते हैं तो जो लोकल रूलर जोमेरिन, जो वहाँ के रूलर थे साउथ इंडिया में, ठीक है, कोचिन, जो कैलिकट पहुंचते हैं वो, ठीक है, तो लोकल रूलर उनका वेलकम करते हैं। प्लस वास्को डी गामा यहाँ पे 3 महीने रहते हैं और उसके बाद वापस पुर्तगाल चले जाते हैं। और जो ट्रेड, जो सामान वो यहाँ से खरीद कर जाते हैं, उसको जब वो यूरोप में सेल करते हैं, अपनी कंट्री में सेल करते हैं, तो उन्हें मल्टीपल टाइम प्रॉफिट होता है, जिसकी वजह से वो अगेन जो है वो भारत में 1501 में इस बार आर्मी लेकर भारत आते हैं। अभी यहाँ पर एक सोचने वाली बात जो है वो इंटरेस्टिंगली आ जाती है कि एक नेशन से ट्रैवलर या मर्चेंट आ रहे हैं, ठीक है, तो उनका खर्चा, उतनी दूर से आना, तो इन सभी के लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट वो ये है कि ये जो प्रिंस हेनरी, जो वहाँ का राजा था पुर्तगाल का, ठीक है, प्रिंस हेनरी, ये इसको प्रिंस हेनरी द नेविगेटर भी बोलते हैं। ये इसका काफी इंटरेस्ट था नेविगेशन में। तो जो फंडिंग थी सारी की सारी, वो फंडिंग जो है वो आपका प्रिंस हेनरी द नेविगेटर जो है वो वास्को डी गामा को इनिशियली प्रोवाइड किया है, ठीक है। और जब वास्को डी गामा जो है कि 1501 में भारत आते हैं, तो वो यहाँ पर जो है वो अपनी ट्रेडिंग कंपनीज को एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है, कन्नौर में, ठीक है, और कैलिकट, कोचीन, यहाँ पर जो है वो ट्रेडिंग कंपनीज लगाई जाती हैं, ठीक है। और वास्को डी गामा की जो डेथ है वो भी इंडिया में हुई है, ये हुई है कोचीन में, और ये आई थिंक 1524 में जो है ये डेथ हो रखी है, ठीक है। उसके बाद पुर्तगाल के राजा जो है वो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को
पुर्तगालियों का गवर्नर भारत के लिए अपॉइंट करते हैं 3 साल के लिए 1505 में, ठीक है। और उन्हें टास्क दिया जाता है विद टास्क, ये टास्क उन्हें दिया जाता है कि वो एक तो कंपनियां एस्टेब्लिश करे, ठीक है, कंपनी बनाए, प्लस साथ में उसको कंसोलिडेट करे। दो टास्क उनको दिए जाते हैं कि पहला आपको क्या है, कंपनी लगानी है, ट्रेड ट्रेड एस्टेब्लिश करना है, प्लस साथ में दूसरा टास्क दिया जाता है कि आपको कंसोलिडेट भी करना है पुर्तगालियों की पावर को भारत में, ठीक है। तो जब वो शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में जो उनकी लड़ाई जो है वो मुस्लिम ट्रेडर्स के साथ होती है, ठीक है, और उनको डिफीट करते हुए इजिली भारत पहुंच जाते हैं। और ये भारत आते हैं पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर, ये ब्लू वाटर पॉलिसी को लेकर आते हैं, मतलब पूरा कंट्रोल जो है वो इंडियन ओशियन पर, इनका जो प्लान था वो इंडियन इंडियन ओशियन पर कंट्रोल करने का था कि कोई भी व्यापार अगर भारत से होता है, ठीक है, थ्रू इंडियन ओशन, तो उस पर कंट्रोल किसका होगा, पुर्तगालियों का होगा। बिना पुर्तगालियों की मर्जी से और बिना टैक्स दिए वहां से कोई भी ट्रेड नहीं कर सकता। जब वो भारत में आते हैं तो उन्हें तीन चार चैलेंज, दो चैलेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट मिलते हैं। तो उस चैलेंजेस में सबसे पहली जो बैटल होती है वो होती है बैटल ऑफ चौल, ठीक है, 1508। इस बैटल में जो है वो पुर्तगालियों की डिफीट हुई है, पुर्तगालीज हार जाते हैं। और ये बैटल जो है वो इजिप्ट के जो राजा थे उनके साथ, प्लस यहाँ का जो लोकल रूलर था उसके साथ हुई है। और ये क्या थी, नेवल बैटल थी। इसमें जो अल्मेडा, फ्रांसिस्को अल्मेडा का जो बेटा था वो भी मारा जाता है। नेक्स्ट, बदला लेने के लिए, ठीक है, फ्रांसिस्को अल्मेडा की अल्मेडा ने अपने बेटे की, अपने सन की डेथ का बदला लेने के लिए जो है कि वो अगेन बैटल ऑफ ड्यू, ठीक है, बैटल ऑफ ड्यू में जो कंबाइंड फोर्सेस थी सुल्तान ऑफ गुजरात की, ठीक है, और इजिप्ट का, इजिप्ट सल्तनत, और जोमिरन ऑफ कैलिकट, इन तीनों को जो है वो हराया है नेक्स्ट बैटल में। और प्लस यहाँ से जो है वो पुर्तगालियों का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है वो भारत में शुरुआत होती है 1510 में, ठीक है। बैट मतलब 1509 में जो है बैटल ऑफ ड्यू, ठीक है, जिसमें जो है वो पुर्तगालियों को, पुर्तगाली जो है वो लोकल रूलर प्लस इजिप्ट का सुल्तान, इनको भी हराकर अपना जो है वो वेस्टर्न रीजन पर स्ट्रॉन्ग होल्ड बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है अल्फेंसो एल्बिक्यूर। अल्फेंसो एल्बिक्यूर की, इनको जो है वो रियल फाउंडर माना जाता है पुर्तगालियों का भारत में, ठीक है। और इनके टाइम पर सती अबॉलिश की गई है, ठीक है। और पुर्तगालीज जो थे वो पहले यूरोपियन थे जिन्होंने सती को अबॉलिश किया है। ये एक बार क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में यहाँ से आ चुका है, ठीक है। और साथ ही साथ में गोवा को कैप्चर कर लिया जाता है बीजापुर के रूलर से 1510 में। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर गोवा को कैपिटल नहीं डिक्लेयर किया है, यहाँ पर जो है वो सिर्फ गोवा को कैप्चर किया है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो गवर्नर है वो है निनो दा चुन्हा, ठीक है। इसके टाइम पर 1529 में, ठीक है, जो गोवा है उसको कैपिटल डिक्लेयर किया गया है पुर्तगालियों की। तो पुर्तगालियों की कैपिटल कब डिक्लेयर किया गया है, 1529 में, ठीक है। और इन्होंने जो है इस टाइम पर अगर हम देखें तो इस टाइम पे बाबर, ठीक है, जो ऑलरेडी इंडिया में था, ठीक है, प्लस इनके टाइम पे इंपॉर्टेंट चैलेंज जो मुगल एम्परर हुमायूं, ठीक है, और बहादुर शाह ऑफ गुजरात, ये दोनों आपस में जो है कि वो हुमायूं का ट्राई कर रहा था कि वो किसी तरह गुजरात, हुमायूं जो है वो ट्राई कर रहा था कि किसी तरह गुजरात पे कंट्रोल किया जाए, ठीक है। और गुजरात में जो आपका बहादुर शाह था, इस बहादुर शाह को जो है वो पुर्तगालियों ने सपोर्ट किया था अगेंस्ट हुमायूं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। और इसके बाद हम देखते हैं कि डिक्लाइन ऑफ पुर्तगालीज इन भारत, भारत में उनका डिक्लाइन। तो सबसे पहला था कि वो जो कमर्शियल इंटरेस्ट में के लिए भारत में आए थे वो उसको लॉस कर चुके थे। क्यों? क्योंकि अदर यूरोपियंस लाइक इंग्लिश, ठीक है, डच या फिर फ्रेंच, इनका भारत में, या फिर फ्रेंच इनका भारत में राइज हो चुका था, ठीक है। और साथ ही साथ में जो है कि वो पुर्तगालियों ने जो है कि क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने की कोशिश की, जिसकी वजह से भी जो है वो यहाँ के जो रूलर्स थे प्लस अदर जो, उन्हें जो है वो एक तरह से पायरेसी ऑफ द बे ऑफ बंगाल, पायरेसी इन बे ऑफ बंगाल भी कहा है, ठीक है। साथ में
जो अदर फैक्टर्स जो है वो ये है कि जो इजिप्ट, पर्शिया, नॉर्थ इंडिया, ठीक है, यहाँ के जो पावरफुल डायनेस्टी थे, ठीक है, पुर्तगाली, उसके इतने सारे टैक्सेस जो लगते थे, उसकी वजह से ट्रेड टैक्सेस, उसकी वजह से वो सब भी परेशान थे, ठीक है। और साथ में मराठास का राइज 1739, मैंने आपको 1739 में जब आपके मराठास राइज कर रहे थे तो मराठास ने जो है कि वो सैलेट और बेसिन जो है वो पुर्तगीज से टेक ओवर कर लिया था, ठीक है, मालाबार रीजन। तो इसकी वजह से भी जो है वो डिक्लाइन जो है उनका देखते हैं। पुर्तगीज की रिलीजियस पॉलिसीज क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड कर रहे थे, ठीक है। और देयर डिसऑनेस्ट बिजनेस, उनका डिसऑनेस्ट जो बिजनेस प्रैक्टिसेस थी उसकी वजह से भी जो है वो उनका डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। और साथ में ही ब्राजील की डिस्कवरी से, जो ब्राजील 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 जो है वो आपका साउथ अमेरिकन कंट्री है, ठीक है, जिसकी खोज से भारत ब्राजील की डिस्कवरी के बाद जो है वो पुर्तगालियों का जो इंटरेस्ट है वो ब्राजील की तरफ को शिफ्ट हो गया था, ठीक है। सो दीज वर द फैक्टर्स जो कि पुर्तगालियों के डिक्लाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। उसके बाद अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें, ठीक है, तो पुर्तगालियों ने भारत में चिली, ठीक है, टोबैको और पोटैटो, मतलब कैश क्रॉप, और इनको कमर्शियल क्रॉप्स भी कहते हैं, कि जिनको जो है वो पैसा पैसे के लिए उगाया जाता था, ठीक है, वो इंट्रोड्यूस की। क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड किया, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन हम आज भी देखते हैं तो गोवा में काफी एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स जो है वो मॉडर्नाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। तो इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो पुर्तगालियों ने की है, ठीक है। और इसके बाद एट द एंड हम जो है वो एक टाइमलाइन देख लेते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से टाइमलाइंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। टाइमलाइन, तो उसमें अगर हम बात करें तो 1498 में वास्को डी गामा भारत आते हैं, ठीक है। उसके बाद 1501 में वो अगेन भारत आते हैं, ठीक है, दूसरी बार, यहाँ से 3 महीने में वो वापस चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 1503 में फोर्ट बनाया जाता है कोचीन पे, 1505 में कन्नौर में, ठीक है, अगेन सेकंड फोर्ट जो है वो कन्नौर में 1509 में लगता है। 1508 में, यहाँ पर 1508 में जो वो बैटल ऑफ चौल जो हुई है, ठीक है। और 1509 में बैटल ऑफ दीव, 1510 में गोवा को कैप्चर कर लिया, प्लस सती को बैन किया गया था, पहले यूरोपियन थे जिन्होंने सती को बैन किया था, ठीक है। उसके बाद 1529 में गोवा को पुर्तगालियों की कैपिटल डिक्लेयर किया था, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि पुर्तगाली, ठीक है, पुर्तगालीज यानी कि पोर्चुगीज पहले यूरोपियंस थे, ठीक है, फर्स्ट यूरोपियंस थे, यूरोपियन जो भारत में आए थे, प्लस लास्ट यूरोपियंस जो भारत से गए थे। भारत सरकार ने गोवा को एनेक्स जब भारत सरकार ने गोवा को एनेक्स किया है 1960s में, ठीक है, तो वहां से जो है वो पुर्तगालियों का रूल जो है वो भारत में खत्म होता है, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे। Please share, support and subscribe our initiative on YouTube and that's it, और join us on Telegram। हमारा जो Telegram का यूजर नेम है वो @newspaper facts है, और लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जिसमें हम डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस करते हैं, प्लस हमारा टारगेट रहता है कि स्टैटिक जीके को भी एमसीक्यू फॉर्मेट में कवर अप करें। दैट्स इट फॉर टुडे।